नमस्कार, मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आप देख रहे हैं न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। कानपुर में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन अब भी पानी चेतावनी बिंदु से ऊपर बह रहा है। कई इलाके अभी भी बाढ़ प्रभावित हैं, जहां जल भराव से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ के हालात के बाद संक्रामक बीमारियों का खतरा और बढ़ गया है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों की परेशानियां दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। इस वक्त न्यूज 18 टीम ग्राउंड जीरो पर आप देख सकते हैं। जहां तक पानी की बात की जाए तो ये शहर के वो आंचल है जहां पानी की बात की कहीं 2 फुट, कहीं 2.5 फुट, कहीं 3 फुट तक पानी है और लोग परेशान हैं। लोगों को घर के अंदर तक पानी घुस चुका है। उनका कहना है कि गंगा के किनारे रहना कहीं ना कहीं इन दिनों जब गंगा उफान पर होती है अभिशाप साबित होता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं ग्रामीण कैसे परेशान है। ये वो लोग हैं जो रोज कमाते हैं और ऐसे में इनके घरों पर पानी पहुंच चुका है। सर, कितना पानी जमा है यहाँ आगे तक? कहाँ तक गया पानी? बहुत पानी है। तो कैसे निकल रहे हैं आप लोग? अब क्या करें, मजबूरी है, निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोगों का कहना है कि पानी इस कदर है कि इनके घरों के अंदर तक पानी घुस चुका है और ये यहाँ से पलायन कर चुके हैं और कई लोगों ने अपने दरवाजों पर ताले तक लगाए हुए हैं। अगर बात की जाए तो 40 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तालाब में तब्दील हो चुका है घर और इनके घरों पर ताले लगे हैं। और अधिकारियों की अगर बात माने तो अभी इसकी जल निकासी के लिए थोड़ा समय लगेगा और जैसे जैसे गंगा का जल स्तर कम होगा वैसे वैसे ये लोग अपने स्थानों पर वापस लौटेंगे। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज 18 कानपुर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के ट्राइडेंट एवेंसी सोसाइटी में मारपीट हुई है। एओए चुनाव को लेकर यहां एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की पिटाई की है। मार्केट से जमकर लात घूंसे कुर्सियां चली हैं और साथ ही आपको बताएं कि मामले में पुलिस ने 4 लोगों को नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। पिटाई का वीडियो तेजी से वायरल भी है। मथुरा के थाना जैत क्षेत्र में एक निजी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में बीटेक की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। छात्रा हाथरस जिले के सहपऊ थाना क्षेत्र की रहने वाली थी और बीटेक के 5वें सेमेस्टर में पढ़ रही थी। बताया जा रहा है कि क्लास से लौटने के बाद छात्रा ने हॉस्टल के कमरे को अंदर से बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद कमरे से धुआं और आग की लपटें उठने लगीं और बाद में दरवाजा तोड़ा गया, लेकिन तब तक छात्रा गंभीर रूप से झुलस चुकी थी। उसे मृत अवस्था में बाहर निकाला गया। इधर मौत की सूचना मिलते ही परिजन ने हॉस्टल में जमकर हंगामा किया है। परिजन हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मामले की अब पुलिस जांच कर रही है। सूचना प्राप्त हुई थी पीआरबी को कि एक लड़की है जो यहाँ डीएलए में बीटेक की 3rd ईयर की स्टूडेंट है। यहाँ एक प्राइवेट हॉस्टल में रह रही थी। चौहा जो अंडर पास है उसके पास ये कमरे में इसको खुली परिस्थितियों में आग लगने से हो रही है। इसके संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रहा है। फील्ड यूनिट आ गई है, फायर की टीम भी आई है। इसका जो रूम है, इसका किन परिस्थितियों में आग लगी है उसका इंस्पेक्शन कराया जा रहा है। बॉडी का पंचायत नावहर पे पीएम की कार्रवाई के लिए थाना जैत को निर्देशित किया गया। कानपुर में रिटायर्ड बीएसएफ जवान और उसके साथियों ने घर के बाहर खड़े जीजा और साले पर हमले की कोशिश की। फिल्मी अंदाज में तमंचा लहराते हुए रिटायर्ड जवान प्रशांत सिंह का वीडियो सामने आया है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र की यह वारदात पूरी बताई जा रही है और साथ बताया जा रहा है कि कार सड़क से हटाने के लिए कहने पर विवाद हुआ था। इसके बाद लोगों ने उसकी पिटाई करते हुए पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस की गाड़ी से 2 तलवार और चापड़ भी यहां पर मिले हैं। ललितपुर में पुलिस ने ठगी करने वाले मुख्य आरोपी राशिद खान और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के मुताबिक राशिद खान ने 1,71,00,000 रुपए की ठगी की थी। आरोपियों के पास से 4 लाख रुपए, स्कॉर्पियो टैबलेट, 10 एटीएम कार्ड और 4 पैन कार्ड भी बरामद हुए हैं। कोतवाली क्षेत्र का क्या मामला है सर? देखिए, बजाज फाइनेंस कंपनी में कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर लोन दिलाने का जो मेन शातिर अपराधी था राशिद, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का नगद इनाम की घोषणा थी, उसको आज अरेस्ट किया गया है और उसके साथ राशिदा को भी अरेस्ट किया गया है और उसको दोनों को जेल भेजा जा रहा है। इनके पास से जो बरामदगी है वो लगभग 4 लाख रुपए जो है, जिसमें 2.5 लाख रुपए की नगद बरामदगी और 1.5 लाख रुपया का इनके बैंक में फ्रीज कराया गया है। साथ ही 27 लाख की नई गाड़ी जो है वो बरामद हुई है।
कुशीनगर में अचानक भीषण आग ने 5 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग से घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। आग में झुलसने से 4 मवेशियों की मौत हो गई है। इस दौरान घर में फंसी एक बुजुर्ग महिला को ग्रामीणों ने बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच पाई है। आग लगने की वजह अभी हालांकि स्पष्ट नहीं हो पाई है। दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में दोनों बदमाशों को कल एनकाउंटर में पुलिस ने गाजियाबाद में ढेर कर दिया। वहीं बरेली में दिशा के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिशा के घर के चारों ओर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं और पुलिस भी अब सघनता के साथ जांच और चेकिंग कर रही है। इस वक्त मेरी मौजूदगी बरेली में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर के बाहर है और यही वो गली है, गली है 20 मीटर की, जहां से हमलावरों ने प्रवेश किया था। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि सुरक्षा के लिहाज से यहां पर पीआरबी की एक गाड़ी को तैनात कर दिया गया है, पोस्ट कर दिया गया है। यहाँ पर परमानेंट यहाँ पर रहती है पीआरबी की गाड़ी और यही वो बरेली और दिल्ली हाईवे है। इसी हाईवे से जो हमलावर आए थे और यहीं से उन्होंने प्रवेश किया था। एक लोहे का गेट नया लगवा दिया गया है। यहाँ पर कोई भी जाएगा अंदर वो अपनी एंट्री करवा करके जाएगा। ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये 1-2 कैमरे नहीं, 20 मीटर की इस गली में करीब 1 दर्जन से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आता है उससे बातचीत की जाती है, पूछताछ की जाती है, इसके बाद ही उसको आगे बढ़ने दिया जाता है। जिस तरीके से जो हमलावर आए थे इसी गली में यहीं से आए थे और सबसे खास ये है कि यहाँ पर 3 गलियां हैं और तीनों गलियां आपस में बंद हैं। सुरक्षा को लेकर के जो दिशा पाटनी और पिता जगदीश पाटनी है उन्होंने शुरू से ही जो संतोष जताया था और उससे सेटिस्फाई हुए थे कि सुरक्षा जो मिली है, पर्याप्त सुरक्षा मिली हुई है और जो जिस तरीके से अब हमलावर जो वारदात को अंजाम देकर गए हैं उसके बाद से यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। 4 सब इंस्पेक्टर सहित यहाँ पर 20 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को लगाया गया है ताकि कोई भी आपात स्थिति होती है तो उससे निपटा जा सके। तो ये वो घर है, इसी घर पर हमलावरों ने फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। सबसे खास चीज है कि फायरिंग की वारदात को एक बार नहीं बल्कि 2 बार वारदात को अंजाम दिया है। जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, मैं उस लोकेशन से आपको बता रहा हूं कि ये वो सीसीटीवी कैमरे हैं, 2 सीसीटीवी कैमरे। इन्हीं दोनों सीसीटीवी कैमरों से वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है और जहां पर मेरी इस वक्त मौजूदगी है यहीं से हमलावर ने ऑटोमेटिक जो असला था उससे फायरिंग की थी और जो 1 2 3 4 जो ये 4 गोलियों के निशान दिखाई दे रहे हैं यही वह गोलियों के निशान हैं जो और यहीं से वो वीडियो यहीं से फायरिंग की गई थी और यहीं से वो 4 राउंड गोली चलाई गई थी जो दीवार में लगी हुई दिखाई दे रही हैं। मैं रामविलास सक्सेना, न्यूज़ 18 बरेली। वहीं गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। बरेली में दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में कल 2 बदमाश गाजियाबाद एनकाउंटर में ढेर हो गए, लेकिन बदमाशों के परिजन बदमाशों का शव लेने अब तक नहीं पहुंचे हैं। पोस्टमार्टम हाउस परिजन नहीं पहुंचे हैं और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां कल एनकाउंटर में दोनों आरोपी जो हैं वो ढेर कर दिए गए थे। दिशा पाटनी के एनकाउंटर जो है आरोपी उनका किया गया और दोनों को यहां ढेर किया गया है। और सीधा चलेंगे सहयोगी गाजियाबाद से रोहित मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रोहित, जरा ये बताइए कि अब तक दोनों के शवों को लेकर परिजन नहीं पहुंचे हैं, किस तरह से एनकाउंटर हुआ, क्या अधिक जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है दिशा पाटनी, बरेली में उनके घर पर हमला होता है जिसके बाद टीम गठित कर दी जाती है और दिल्ली की सीआई और हरियाणा एसटीएफ और नोएडा यूनिट एसटीएफ द्वारा मुठभेड़ में ट्रोनिका सिटी के जंगल के पास खानपुर जप्ती के पास उनका एनकाउंटर कर दिया जाता है, जिसके बाद उनके शवों को लेकर गाजियाबाद के लोनी का जो अस्पताल है वहां ले जाया जाता है। इसके बाद 12:30 बजे के करीब 1 बजे के करीब यहाँ पर लाया जाता है उनके शवों को। यह हिंडन पोस्टमार्टम हाउस है जहां पर हम मौजूद है और फिलहाल डॉक्टरों की टीम अंदर है। अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। जो दोनों कुख्यात बदमाश थे, जो हरियाणा के थे, गोल्डी बराल और रोहित गोदारा गैंग के शार्प शूटर थे रविंद्र और अरुण, इसके अंदर ही इनका शव मौजूद है। उनका भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ और सबसे बड़ी बात कि कोई भी परिजन उनका नहीं पहुंचा है। बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है। उनके परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य यहां पर मौजूदगी नहीं है। पुलिस ने उनसे संपर्क भी कर दिया, लेकिन अभी तक वे जो दोनों शार्प शूटर थे जिनको पुलिस ने मुठभेड़ में ढेर कर दिया, उनके परिवार का कोई भी सदस्य हिंडन पोस्टमार्टम हाउस पे नहीं पहुंचा है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं फिलहाल अभी उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है और बात करें तो परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर बात करें तो ये सबसे बड़ी खबर है। अभी तक
उनके बिल्कुल, परिवार का नजर कोई बना भी के सदस्य रखिएगा। फिलहाल रोहित, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और सीधा चलेंगे दिल्ली में, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधा आपको सुनवाते हैं। You can see here. So the question is, whose numbers are these? How were they operated? Where were they operated from? Who generated the OTPs to disturb the process? Now, these are questions that arise out of this. Here's example 2, Suryakant. This gentleman apparently deleted 12 voters in 14 minutes. He filled 12 deletion forms in 14 minutes. I'd like you to meet him. He's here. That's one of the people. That's one. Namaskar bhi aiye. Babita Chaudhary is one of the votes that he is supposed to have deleted. Aiye bhaiya. He is supposed to have deleted. This is the gentleman. ये इनका वोट डिलीट किया जा रहा था, ये कर रहे थे, इनसे आप पूछिए, बताइए। That's our candidate. हाँ, कन्नड़ा में बोलिए। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಗೋವಿನ. ನಾನು ಸರ್ಸಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಾಲೆಜ್ ತಿಳಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 9 ಜನರ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಇವರು ನನಗೆ ಬಂದು ಕೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನೀವು ಯಾಕೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಡಿಲೀಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ವಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ 12 ಜನರದು डिलीट ಮಾಡಿದ್ದು ನಿಜ ಇರ್ತದೆ. थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिए. मेरे नाम पे 12 लोगों का नाम डिलीट किया गया है, हालांकि मुझे मालूम नहीं, मैं कभी किसी को मैसेज भेजा भी नहीं, मैं बुलाया भी नहीं. ये बबीता आके पूछने से पता चला कि मैंने मेरे फ़ोन से ऐसा मैसेज दिया, लेकिन असल में मैंने किसी को भी मैसेज नहीं किया. आप कुछ कहेंगे? नहीं, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू. Third example, Nagaraj, 2 applications filed and submitted in 36 seconds. Please try and fill these forms and see how long it takes you. Try and fill, and I ask the youth of India, try it. Try and fill the form, 2 forms in 36 seconds. You'll see the answer to this question. Notice also what time this gentleman fills the form. For some reason he gets up at 4:07 in the morning and suddenly fills 2 forms in 38 seconds. Now let's talk about how this is being done and why I'm saying, and we are saying, that this is being done in a centralized manner, and this is being done not using individuals but using software. Look at the serial numbers. Serial number 1, serial number 1, serial number 1, serial number 1. Serial number 1 means that this is the first person whose name, this is the first name in the booth. So a software is picking up the first name in the booth and using it to delete voters. So someone ran an automated program that ensured the first voter of the booth was the applicant. That same person got cell phones from outside the state, used them to file the applications.
And we are pretty certain that this was done in a centralized manner and it was done at scale. This was not done in a, at a worker level. This was done at a call center level. Okay? Targeted deletions in strong Congress booths. The top 10 booths with maximum deletions are Congress strongholds. Congress won 8 out of 10 booths in 2018. This was not a coincidence. तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मतदाता सूची पर कई सवाल भी खड़े वो कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। संत प्रेमानंद महाराज ने नगर निगम के मेयर विनोद अग्रवाल और स्थानीय पार्षद मोनू अग्रवाल सहित कई बीजेपी नेता संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करने गए हुए थे। हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्म, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं हमारे प्रधानमंत्री स्वस्थ रहें और बराबर हमारे भारत का ऐसे ही सुख विस्तार करते रहें। हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, आप कुछ आशीर्वाद उनके लिए। हमारे प्रधानमंत्री जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे देश के प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन की तारीख तय हो गई है। ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन 30 अक्टूबर को होना है। उद्घाटन के बाद 45 दिनों में देश के प्रमुख 10 शहरों के लिए उड़ानें शुरू हो जाएंगी। पहले चरण में बेंगलुरु, मुंबई और कोलकाता को जोड़ा जाएगा। वहीं उद्घाटन के बाद यात्रियों को देश के प्रमुख शहरों तक सीधे उड़ानें मिल सकेंगी, जिससे क्षेत्र में यात्रा और कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस से बातचीत भी अब पूरी हो चुकी है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। नोएडा को एक बार फिर विकास की तेज रफ्तार मिलने वाली है, क्योंकि नोएडा अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। जेवर एयरपोर्ट, जिसका लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, उसकी तारीख पहले चरण की शुरू हो गई है। यानी 30 अक्टूबर को पहले चरण का यहां पर शुभारंभ होगा। उड़ानों का 10 प्रमुख शहरों से जेवर एयरपोर्ट को जोड़ा जाएगा और उसके बाद फिर उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से अब विकास की उड़ान भरने के लिए नोएडा तैयार है। उसका मॉड्यूल हम लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से जेवर एयरपोर्ट जो है अब विकास की नई रफ्तार नोएडा और पूरे दिल्ली एनसीआर के लिए लेकर आएगा। तो आपको बता रहे हैं किस तरह से पहले फेज में 10 शहरों में उड़ान जो है वो भरी जाएगी। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में मॉड्यूल जो आपको नजर आएगा जेवर एयरपोर्ट पर। दूसरी तस्वीर 11 सितंबर 2024 की, जब सीएम योगी ने निरीक्षण किया था और बारीकी से समझा था, एक एक चीज को खुद निर्देश दिए थे। और तीसरी तस्वीर जो है 25 नवंबर 2021 की, जब एयरपोर्ट का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने अपने कर कमलों से किया था। और इसी उद्देश्य के साथ कि नोएडा को एक नई रफ्तार मिल सके, हाईटेक सिटी अब विकास की नई उड़ान जो है वो भर सके, लिहाजा 30 अक्टूबर को उद्घाटन इसका होने वाला है। Noida Airport also we are trying to push up the inauguration of the airport so that we can see it happen very soon. And right now the date that we have decided is 30th of October. 30th of October to do the inauguration, and within 45 days from that date we can see the operations also start. So how many flights will be taking off? So right now the plan, I don't know the exact plan, but the airlines are very much excited to operate from Jevar Airport also. They feel that there is a huge potential from that area. So I can foresee that at least 10 cities will be connected in the first phase from Jevar Airport. Seeing the discussions that are happening with the airlines. And we see it as a strategic, more than the civil aviation connectivity, we see it as a good cargo connectivity airport. So we see a lot of cargo operations. यहां वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। बरेली में एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग मामले में हुआ एक्शन। फायरिंग में शामिल दोनों बदमाश एनकाउंटर में ढेर।
दिशा पाटनी के घर फायरिंग में शामिल दोनों बदमाश एनकाउंटर में ढेर। दोनों बदमाश एसटीएफ नोएडा यूनिट और सीआई यूनिट दिल्ली के जॉइंट ऑपरेशन में मारे गए। गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा गैंग के दोनों शूटर्स को पुलिस ने गाजियाबाद में मार गिराया। बदमाशों की पहचान रोहतक के रहने वाले रविंद्र और सोनीपत के रहने वाले अरुण के तौर पर हुई है। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले एक बदमाश रविंद्र का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। घटना के दिन का बताया जा रहा वीडियो, बाइक से उतरता दिख रहा है बदमाश। पीलीभीत में 2 शातिर चोर गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 85,000 कैश, जेवर और बाइक बरामद। पुलिस और एसओजी की टीम ने की संयुक्त कार्रवाई। अलीगढ़ में शहीदों, योद्धाओं और पहलगाम में मारे गए हिंदुओं को दिया गया तर्पण। श्राव, हवन और आरती भी की गई। सहारनपुर में परिवार को बंधक बनाकर डकैती। घर में ही बंधक बनाकर 12 लाख की डकैती। बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। मास्टरमाइंड समेत 11 लोग गिरफ्तार किए गए। विदेशी नागरिकों को टारगेट कर करते थे ठगी। हेल्थ सर्विसेज के नाम पर करते थे ठगी। लखनऊ में पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। 473 बोतल शराब बरामद। हरियाणा से बिहार ले जा रहे थे शराब। बुलंदशहर में नगरीय मलेरिया अधिकारी कार्यालय में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया। रिश्वत लेते हुए अधिकारी का वीडियो वायरल। हर महीने कर्मचारियों से 10-10 हजार की रिश्वत लेने का आरोप। चंदौली में 65 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर हत्या की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पेशी पर आए इरफान सोलंकी का बड़ा दावा। 2027 में चुनाव लड़ने का दावा किया। आगजनी मामले में इरफान की हुई पेशी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नोएडा में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए। नितिन गडकरी ने कहा, स्वस्थ नारी का मतलब सशक्त परिवार, नारी को मिले विशेष स्वास्थ्य सुविधा। दिवाली से पहले योगी सरकार का बड़ा तोहफा। साल 2017 से 2021 तक के चालान माफ होंगे। 5 साल के 2,93,000 चालान लंबित थे। अलीगढ़ में किसानों की 4 बीघा फसल नष्ट। खेतों में डाली थी खरपतवार की दवा। खरपतवार खत्म होने के बजाय सूख गई फसल। दवा कंपनी पर फसल की बर्बादी का आरोप। लखनऊ में रिटायर्ड आईपीएस राजेश पांडे ने अपनी पुस्तक वर्चस्व डीजीपी राजीव कृष्ण को भेंट की। राजेश पांडे की लिखी किताब वर्चस्व को मिला राजभाषा गौरव पुरस्कार। इटावा में ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी की कई पार्टियां भी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने इस पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीएसपी पुरानी पार्टी है लेकिन बिहार में दिखती नहीं है। एसबीएसपी और पार्टी के साथ निषाद पार्टी से गठबंधन पर उन्होंने कहा कि बिहार में हम सिर्फ 5 पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। यूपी से भी कई पार्टियां हैं जो बिहार में अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रही हैं। बसपा जो है उसके जो समन्वयक हैं मायावती के भतीजे आकाश आनंद लगातार वहां रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और बसपा प्रमुख मायावती भी वहां जैसे ही तारीख का ऐलान होता है वो भी चुनावी शंखनाद में आएंगे और रैलियां करेंगे। क्या भविष्य देख रहे हैं बसपा का वहां पे? देखिए, बसपा का भविष्य तो कोई बसपा वाला ही बताएगा। हम लोगों की तो नजर में भी नहीं है कि कहीं पे वो हैं भी। और वो ठीक है, वो एक पार्टी है, पुरानी पार्टी है और वो वहाँ पे आते रहते हैं। जब चुनाव आता है तो चुनाव लड़ने तो सबको ही आ रहा है। आपके यूपी में सहयोगी दल है, सुभाषपा है, निषाद पार्टी है, दोनों कह रहे हैं कि बिहार में भी उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो मिलकर लड़ेंगे या वो अलग लड़ेंगे? नहीं, वहाँ तो हम 5 दल हैं जो मिलकर लड़ने वाले हैं, जिसमें बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी। हमारा गठबंधन है और हम इकट्ठे होकर चुनाव लड़ेंगे।